नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के आज के प्रोग्राम में आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं वो पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से प्रतापनगर जो विधानसभा है टिहरी की, उस क्षेत्र से उनका सीधा संबंध है। और सीधे संबंध के साथ में सीधा संबंध मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो चुनावी वर्ष है वो शुरू होने वाला है। 6-7 महीने बाद फिर चुनाव हैं 2022 के, और 2022 को लेके राजेश्वर पैन्यूली जी से हम बहुत सारी की बातें करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि फिर इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पैन्यूली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्वतवाणी में जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुगुणा जी, एक तो आपका भी और पर्वतवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाम में भी थोड़ा सा लगता होगा आपको भी कि थोड़ा सा जैसे पहले था, हम लोग दूसरे चैनल में थे, अब दूसरा चैनल आ गया। नहीं, परिवर्तन तो देखिए इस पूरे प्रकृति का नियम है। जी। तो परिवर्तन होते भी रहना चाहिए। एक चीज़ देख देख के आदमी भी बोर हो जाता है। हाँ। तो नाम बदलते रहने तो कोई नहीं, कर्म नहीं बदलने चाहिए। कर्म नहीं बदलने चाहिए। यहाँ लोगों के धर्म भी बदल जाते हैं, हम तो कर्म तो कम से कम कर्म नहीं बदलेंगे, उत्तराखंडी है। अच्छा पैन्यूली जी, पीछे अगर हम बात करें, लंबे अरसे से आप प्रतापनगर विधानसभा में सक्रिय भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2022 में फिर अभी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि फिर चुनाव लड़ूंगा और इस बार तो जीत के ही दम लूँगा। तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस है इस बार? या देखिए, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है हमारे पास। जो हम सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते, बट कॉन्फिडेंस तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, उस अनपढ़ बच्चे में आ जाता है जिसने कभी किताब पढ़ी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको आता ही नहीं कुछ, तो वो बोलता है जो लिखा मैंने सबसे सही लिखा। तो कॉन्फिडेंस नहीं, हम लोग बाकायदे लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन ये दिखलाती है इस बार कि जीत की संभावना मेरी बहुत अधिक है। और ये बात शायद मुझे लगता है दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी मानने को तैयार हैं। अभी मैं वर्तमान में कांग्रेस में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस ही मुझे टिकट देगी। और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लगता है कि मैं एक तरीके का किंग मेकर हूँ। मेरे कारण से जो भी पार्टी मेरे साथ रहेगी वो पार्टी जीत करके सत्ता में आएगी। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो उसका ये है कि अब विस्थापित वर्सेज लोकल का मुद्दा काफ़ी अधिक हो गया है। अभी तक जो राष्ट्रीय पार्टियां थी लगातार विस्थापितों को टिकट दे रही थीं, और क्यों कि कोई ना कोई लहर चलती थी, उन लहरों में कोई ना कोई पार्टी जीत जा रही थी। और एक बार ये, एक बार वो। इस बार वो लहर जो है वो चलती हुई किसी भी पार्टी की दिखाई नहीं दे रही है। तो अब जो कैंडिडेट है और मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं उसका काफ़ी अधिक प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा। और उन्हीं चीज़ों को देख करके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जीत के आएंगे, या ये कहिए कि हमारी टीम जीत के आएगी, या ये कहिए कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हूँ। आपने लहर की बात करी, लहर तो मोदी लहर हुआ करती थी। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि वो लहर नहीं है। बाकी उत्तराखंड में ऐसा कोई जनप्रिय लोकप्रिय नेता तो भाजपा के पास था ही नहीं। अगर होता तो फिर मोदी लहर की ज़रूरत क्या थी? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के लोग, जो ऐसे लोग विधायक बन गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लहर में ही बने, तो वो लहर कुछ कम हुई है या उसका प्रकोप अभी जारी है? देखिए, लहर तो अब ज़मीन पे दिखाई देने लग गई ना, कि अब लहर कहीं नहीं रहेगी। अब तो आपको जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे बंगाल का चुनाव ही ले लीजिए, अभी लेटेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ ना, वहाँ लहर नहीं चली ना, सारी कोशिशों के बावजूद लहर नहीं चली। तो जो अब एक बात तो बड़ी है, मैं नहीं कहता कि केंद्र में क्या होगा, लेकिन राज्यों में अब कम से कम मोदी जी की लहर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में हो सकता है चले, क्योंकि गुजरात के वो निवासी हैं, तो वहाँ उस जगह पर उनका प्रभाव, लहर का या उसका प्रभाव शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन और क्षेत्रों में अब उनका प्रभाव नहीं। अब जिस भी क्षेत्र में होगा वो लोकल नेता का ही प्रभाव होगा, और ये दिखलाई भी दे रहा है। जिस ढंग से बीजेपी भी इस बार आप देख रहे होंगे लगातार ही कह रही है कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, स्थानीय बलबूते पर लड़ेंगे। और एक दो स्टेटमेंट में पढ़ भी रहा था जिनमें उन्हीं के नेता खुद ही मान रहे थे कि मोदी जी के भरोसे नहीं, सत्ता में अपने भरोसे लानी है। तो उन्हें भी समझ में आ रहा है, उनके पास तो सरकार है तो LIU's रिपोर्ट से लेकर सारी रिपोर्टें उनके पास होंगी, जो उनको रिपोर्टें उनको दिखला रही हैं या उनको समझा रही हैं कि श्री मोदी की लहर कम से कम स्टेट लेवल पर उत्तराखंड में चलने वाली नहीं है। लेकिन इतनी बेबाकी से आप नकार देते हैं लहर को, मोदी जी को, उनके नेतृत्व को। आप वहीं से तो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप रहे, 2022 में आपने चुनाव लड़ना है। वर्तमान जो विधायक हैं गुड्डू पंवार जी, उनकी छवि, उनकी वो काम को लेके हम भी उस विधानसभा में घूमे। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देने की सोच भी रही होगी, लेकिन अगर ऐसे बयान वो सुन लगी तो वो तो कभी नहीं देगी टिकट। तो अपना ही नुकसान अब आप अपने आप ही क्यों करते हैं?
देखिए, मैं अपना नुकसान और दूसरा नहीं, मैं तो क्षेत्र के साथ जुड़ा हूँ। मुझे क्षेत्र की चिंता ज़्यादा है और मेरा अपना ये मानना है, मेरा पॉलिटिकल जो जितना ज्ञान है, अगर इन बातों से अगर कोई फ़र्क पड़ता होता तो ऐसे कई नेता भाजपा में गए हैं जो दिन रात गालियाँ देते थे, इंक्लूडिंग आपके कई नेता दिल्ली में गए हैं और बिहार में भी ऐसे कई नेता गए हैं और वहाँ पे भी कई नेता है। जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी किसी भी ढंग से, पहली बात उसका श्रेय, उसका ध्येय ये होता है हमें सत्ता में आना है। और मैं किसी को व्यक्तिगत कोई भला बुरा नहीं कहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं तो उनके कार्यों और वर्तमान स्थिति का आकलन करता हूँ। और हमें अपने क्षेत्र से प्रेम है। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई हमें तो पहले हमारे माँ बाप ने पैदा किया, हमारे उस क्षेत्र में हमने बड़ा किया, हमें उस क्षेत्र से ज्ञान मिला, हम उस क्षेत्र के कारण जाने जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रेम उस क्षेत्र के प्रति है। पार्टी का प्रेम अगर उस क्षेत्र के प्रति ठीक नहीं है, पार्टी गलत कैंडिडेट उतारती है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हमें पार्टी से ज़्यादा उस क्षेत्र का प्रेम, उस क्षेत्र पे प्रेम रखना चाहिए जिस क्षेत्र के हम एक्चुअल में ऋणी हैं। पार्टियों के हम लोग ऋणी नहीं होते हैं। हम लोग पार्टियों को जो भी कार्य करता हो, कुछ न कुछ पार्टियों को दे के जाता है, चाहे अपना समय दे के जाता हो, चाहे अपना धन दे के जाता हो, चाहे अपना विवेक दे के जाता हो, चाहे अपना ज्ञान दे करके जाता हो। देखिए, राजेश्वर पैनेली जी की जो बातें हैं वो थोड़ा थोड़ा मुझे रविंदर जुगरान जी की भी याद दिलाती हैं। रविंदर जुगरान जी का भी तकरीबन 30 से 35 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है, वो भी भाजपा पृष्ठभूमि से आए हैं। लेकिन जो लास्ट में जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो सिमिलरिटी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, तो उसमें मैं बाद में आऊँगा। पैनोली जी, प्रतापनगर की अगर हम बात करें, जैसे हम डोबरा चाटी पुल से 1 किलोमीटर आगे चलना शुरू करते हैं आपकी विधानसभा के लिए, तो डोबरा चाटी पुल तक चमक धमक बहुत अच्छी है, रोड भी इतनी बढ़िया है कि आप हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला सकते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर का दायरा डोबरा चाटी का पुल से पार करते ही आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बिहार के इलाके में पहुँच गए। विकास डोबरा चाटी पुल से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? हम तो स्वयं गए हैं, हमने तो देखा है ये। देखिए, उसके दो सबसे बड़ी कारण मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी से अभी तक वहाँ लड़ते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना ये है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह के कारण से वो जीतते हैं, तो उनका जो प्रमुख ध्येय रहता है अपने आकाओं को खुश करने में रहता है। उन्हें रहता है कि टिकट मिलना चाहिए, इस क्षेत्र का भला बुरा कुछ करो या ना करो, उससे कोई फर्क उनके राजनीतिक कैरियर पे नहीं पड़ने वाला है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जो भी वर्तमान में जितने भी रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो सब के सब विस्थापित लोग हैं। जो भी राष्ट्रीय पार्टी से अब तक चुने जाते रहे या राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट रहे, वो विस्थापित रहे। एक्सेप्शन है स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी, और जब तक स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी थे तब तक उस क्षेत्र का बाकायदे विकास भी होता था। विकास का लेवल उस टाइम अलग था, क्योंकि आप एकदम बच्चे से आप बड़े तो नहीं हो सकते कि 12वीं क्लास में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन एक लेवल था उनका। और ये डोबरा चाटी पुल जिससे आप इतनी चौक धौक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से फूल सिंह बिष्ट जी और उस क्षेत्र के कुछ उन जाने माने समाज सेवी के कारण से ये पुल जो है बन करके आया। और आज जो लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस पुल के में कोई योगदान नहीं था। चाहे वो जितना मर्जी कह लें, वो ये तो कह सकते हैं कि भाजपा के सत्ता में रहने पे बना है या कांग्रेस की सत्ता रहने में उसका कुछ कार्य आगे बढ़ना। तो सरकारों को काम क्या है? सरकारों को तो काम है हमारा, तो हम तो उनको बार बार कहते हैं तुम तो फेल हुए बेसिकली। 14 साल तक तुम जो चीज़ नहीं बना पाए। और जो भी अभी दोनों वर्तमान नेता हैं जो बारी बारी से चुने जाते रहे, ये उस समय भी जिस ज़माने में पुल बना था या पूरा प्रतापनगर अलग थलग पड़ा था, ये उस ज़माने में भी छात्र नेता होते थे। इन्होंने उस क्षेत्र का कोई भला बुरा नहीं सोचा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पुल की आपने बात करी, श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है और पुल गिरने का भी सिलसिला उत्तराखंड में जारी है। अब जब पुल के बनाने का श्रेय लेना चाहते हैं तो भाई पुल गिरा है, किसके कार्यकाल में गिरा है, वो भी तो श्रेय लेना चाहिए कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम लेते हैं। रानी पोखरी का पुल गिरा, इसके अलावा डोईवाला का जो वो पुल है, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पुल गिर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी भी नेताओं की बनती है? जो श्रेय लेना जानते हैं वो जिम्मेवारी भी लेना, कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है पुल गिरने की? देखिए, हम लोग तो उस परिपाटी के नेता हैं या उस परिपाटी के लोग हैं जिस परिपाटी के लाल बहादुर शास्त्री थे। एक्सीडेंट हुआ, रिजाइन करके भेज दिया कि मैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी। तो अब हम जिन लोगों से हम नैतिकता की उम्मीद करते हैं, वो नैतिकता की उम्मीद में नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एक तरीके के व्यवसायी हो गए हैं कि जब अच्छा माल बिकने लग जाए तो बोला हमारी दुकान का अच्छा माल है, जब वो ख़राब माल हो बोलो पड़ोस की दुकान का माल जो था वो ख़राब था। तो ये उनकी
मानसिकता हो गई है। तो ये अब जो है, अब जो परिभाषा बदल गई है और जनता में भी इसलिए जो है छवि हमारी लगातार खराब होती है। लोग अब अपने आप को नेता कहलाने से शर्माने लग गए हैं, वो इन्हीं सब परिभाषाओं का कारण से। नहीं तो पुराने ज़माने में हम लोग नेता कहते तो बड़ी भारी चीज़ होती थी। चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, नेता कहना उनको लिए सम्मानजनक शब्द दिया गया था। अब वो सम्मानजनक शब्द का भी लोगों ने अपमान क्यों करा? क्योंकि उनमें बेसिकली नैतिकता का बहुत अभाव हो गया है। श्रेय लेने के लिए सब है। और अभी तो आपने बात करी पुल गिरने की, मैं कल भी टिहरी में भी बोल करके आया हूँ कि इस जो पुल बना है डोबरा चाटी, इसकी भी एक सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए थी। वो आप लोगों ने सिक्योरिटी ऑडिट करी क्या? और आपने अभी सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं करी? और जब आपकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टी से ऑफिशियली अभी तक स्टैंड लेते हुए नहीं देखा कि बोले कि हाँ इसकी सिक्योरिटी, इतना बड़ा पुल है जिसमें से लाखों लोग आते जाते हैं, अगर कल की डेट में कोई अनहोनी हो तो कम से कम एक जांच एजेंसी ये तो देख ले कि इसकी क्या संभावनाएं हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर उसका ले सकते हैं। तो लेना चाहिए था। आपकी प्रतापनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमें वहाँ पानी की लगी है। वहाँ हर घर में नल योजना के पाइप तो खड़े हैं, नल तो खड़े हैं, लेकिन स्रोत अभी तक ना तो विधायक को पता है ना वहाँ के अधिकारियों को पता है। तो स्रोत तो है ही नहीं। कई लोगों से हमने बात करी तो वो बताते हैं कि 4 पहाड़ पीछे स्रोत हैं, वहाँ तक अधिकारी पहुँचे नहीं हैं। जब स्रोत का ही पता नहीं है तो नल कैसे खड़ा कर दिए? और एक गांव की कहानी नहीं है, 18-21 गांवों का हमने एक लोगों से बातचीत करी थी, एक कार्यक्रम भी करा था। तो बताइए, ऐसे योजनाएं जब घर तक पहुंच रही हैं तो क्या आप उन लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि ये नल में पानी तो आया ही नहीं है? जिन लोगों ने वहाँ तक भेज दिए उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, वो तो उनको समझ में आना चाहिए अब कि अब ये सिर्फ ठेकेदारी योजना रह गई है। मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि खड़ंजे की ठेकेदारी में हिस्सेदारी वाले लोग जनप्रतिनिधि बनने लग गए और खड़ंजे के ठेकेदार जो है वो लोकल नेता बनने लग गए। तो नल में पानी कहाँ से आना था? नल में पानी लाने के लिए इंटेलेक्चुअल इनपुट चाहिए, इंजीनियरिंग इनपुट चाहिए। सिर्फ मेरे कहने से या बगुणा जी के कहने से नहीं, उसमें हमें बाकायदे इंटेलेक्चुअल इनपुट चाहिए होता है कि कितना सोर्स लगेगा, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, उसके बजट की व्यवस्था कैसे होगी, आगे वो सस्टेन कैसे करेगा, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। और वो कोई योजना ऐसी नहीं हो सकती है जो 1 साल 1.5 साल में लगे। लेकिन घर घर में नल जो है ठेकेदारी में, प्रथा में 1 साल में लगा सकते, उसमें पानी आए या ना आए। मुझे लगता है जनता ये बातें समझने लग गई है कि ये लोग जो है ये तत्काल एलोपैथिक दवा दे करके दर्द ठीक करते हैं, लेकिन बीमारी ठीक करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। इन्होंने क्या है, जैसे सड़क झोला टाइप डॉक्टर नहीं होता, वो ये जानता है कि एनाल्जीन खिला दो या क्रोसिन खिला दो, सर दर्द ठीक हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि सर दर्द हो किस लिए रहा, ये बहुमूल्य चीज़ है। तो जो पानी आ क्यों नहीं रहा और कैसे आएगा, उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, उसके लिए मुझे लगता है अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। मैं नहीं कभी कहता हूँ कि पढ़ा लिखा चाहिए या न अनपढ़ चाहिए, क्योंकि मैं तो कामराज को भी जानता हूँ, जिसने तमिलनाडु बनाया, कामराज जी के बारे में माना जाता है, जिसने इंदिरा गांधी के ज़माने पूरा होल सोल चेंज कर दिया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लॉजिकल सेंस डेवलप था, लोगों के ऊपर विश्वास करते थे और लोगों से विश्वास के कारण से वो इतनी बड़ी योजनाएं तमिलनाडु जैसे प्रदेश के लिए ला पाए थे। प्रतापनगर की मैं बात करूं, जब हम उस विधानसभा में आ रहे थे तो मोटना एक जगह पड़ती है, वहां अचानक हम रुके तो वहां करीबन 50-60 महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां पानी भर रही थी। पानी तकरीबन 10 फुट ऊंचाई से आ रहा था और सिर में बाल्टी रखे या वो बंठे रखे वो पानी भर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा रात 1 बजे और 2 बजे से हम लाइन पे लगते हैं। ये आपकी विधानसभा का हाल है। तो काम आसान भी नहीं है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है, उसके अलावा सड़कों का बहुत बुरा हाल है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। कई फ़ोन, सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा से लोग हमसे संपर्क करते हैं वो प्रतापनगर है। इतनी सारी की समस्याएं, भौगोलिक परिस्थिति से आप अच्छी तरह परिचित हैं। संभव हो पाएगा उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना? देखिए, समय लगेगा और ऐसा थोड़ी कि प्रैक्टिकल नहीं है। आप जहाँ मोटना की बात करें, बेसिकली रैका पट्टी में आता है, उसके बगल में धानमंडल, इन जगह पर अधिकतर जगह पर पानी की कमी है। और इसके लिए बड़ी पहले भी कई योजनाएं, आज से नहीं 15 साल से योजना बनी। क्या योजना ऐसी बनाई जा रही हैं जो लगातार बनाई जा रही हैं, उनका जो एक टोटलिटी में काम करना चाहिए, वो टोटलिटी में न करके पार्ट काम होता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनके किसी ठेकेदार को फ़ायदा कैसे दे सकता है, उनके बारे में अंतिम विचार कि उससे वास्तव में पानी कैसे आएगा, उस बारे में कभी विचार नहीं किया जाता। क्योंकि जो पानी लाने की योजना होगा उसमें कहीं ना कहीं
वो लोग भी होंगे जो स्वाभिमानी होंगे, जिन्हें पैसे से ज़्यादा स्वाभिमान से मतलब होगा। तो स्वाभिमानी के आदमी के साथ दिक्कत होती है, कोई बेईमानी करने की इजाज़त नहीं देता। और हमारे अधिकतर जनप्रतिनिधियों के खून में बेईमानी घुस चुकी है, उनको निकालने के लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल चीज़ें बदली जाए। और पानी दुनिया भर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, दुनिया भर में पानी की प्रॉब्लम है। हमारा अगर ये क्षेत्र देखें फिर भी पानी से हरा भरा है। इसमें सिर्फ आपको लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है और आपका एक डिवोशन होना चाहिए, एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो आप उसको आराम से पानी ला सकते हैं। ये ज़रूर है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल में आ जाएगा, लेकिन आप 3-4 साल में ला सकते हैं। अगर आपने मोटना देखा तो मोटना के नीचे ही जो है पूरी झील है और नई टिहरी में भी वो उसी झील का पानी जाता है। नहीं, पानी की कमी नहीं है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी भाषणों में तो याद आते हैं, देखने में पानी दिखता तो है, लेकिन घर तक पहुंचाने के लिए तो सरकारों के पसीने छूट रहे हैं। पानी है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप किसी गांव वाले से पूछ लीजिए, या मैं चला जाता हूँ, कहता है वहाँ है गदेरा, लेकिन वहाँ तक लाइन क्यों नहीं डाल रहे हैं? घर पे सूखे नल ठुड्डे खड़े कर दिए, उससे तो पानी आएगा नहीं। बट ठुड्डा छोटे छोटे ठेकेदारी होती है ना, उसमें इमीडिएट इंस्टेंट पैसे मिलते हैं। बाकी जगह में पैसे से ज़्यादा आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है, खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन इंजीनियरों के पास जाना पड़ता है, उनसे डिस्कशन करना पड़ता है और उनसे समझना पड़ता है कि कैसे आ सकता है। भाई पूरा नई टिहरी टाउन जो है, इतना बड़ा टाउन, वो कहाँ के पानी से चलता है? उसी झील के पानी से पंप किया जाता है। तो जब वहाँ पंप किया जा सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं पंप किया जा सकता? और ये सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो आप लड़ रहे हैं। नहीं तो हम तो मान ही रहे हैं कि पंप किया जा सकता है। हमें हमारे जैसे लोग अगर आएंगे जिनका वास्तव में डिवोशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन मेरा नीयत साफ है और मेरा डिवोशन है, मेरा मतलब बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि हमारे लोगों को ठीक ठाक चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये जिस भी नेता में होगा, वो नेता मेरे अलावा कोई भी हो, वो ये नेता ये काम कर सकता है, क्योंकि नेताओं को काम कराने के लिए अधिकारी, इंजीनियर, फाइनेंसर, इन सब के आगे पीछे चलना पड़ता है। और साथ साथ कई समस्याएं आती हैं लोकल राजनीति की, वो लोकल राजनीति भी आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ती है और उसमें बड़ा टाइम लगता है। उसमें उतनी आमदनी नहीं होती है कि गोवा में होटल बनाया जा सके। अधिकतर नेताओं का रहता है कि आज तो देहरादून में बनाया, कल गोवा में बनना है, उसके बाद मॉरिशस में बनना है, तो वो वाले नेता लोग इसका काम नहीं कर सकते। प्रताप नगर पे ही मैं हूँ, प्रताप नगर में बहुत सारे के लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मैं उनकी समस्याएं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के खाते में जो 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, उसमें से कई लोगों के खाते में ऐसे लोगों के पैसे आ गए जो पात्रता ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है। एक घर से 4 लोगों के नाम दे दिए, वो किसान है ही नहीं। उनका मेरे पे आरटीआई से पूरी एक लिस्ट है। तो ऐसे ऐसे घपले आपकी विधानसभा में हो रहे हैं, ये भी आपके लिए एक टास्क होगा कि कैसे सही लोगों को, जो पात्र हैं, उनको ये मिल पाए और बाकी जो है उनसे थोड़ा सा दुश्मनाई मोल ली जाए। देखिए दुश्मनाई तो होगी। देखिए जो पात्र लोगों को नहीं दे पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं बिना नेता और अधिकारी की मिली भगत के बिना नहीं होता। तो मैं अपने बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं किसी से मिलने वाला नहीं हूँ, और ये बात भी बड़ी पक्की है कि मुझे इन चीज़ों के लिए दुश्मनाई से, जब आप खुद ही पूछ रहे हो और खुद ही देख रहे हो, मुझे अपने राजनीतिक पार्टी से दुश्मनाई में दिक्कत नहीं, तो मैं छोटे मोटे नेताओं से या छोटे मोटे खड़ंजे के ठेकेदारों के साथ दुश्मनी पालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता वाले आदमी को मिलेगा और मिलना चाहिए भी उन्हीं को जिनके पात्रता हो। सिर्फ बात प्रधानमंत्री योजना की नहीं है, हर बहुत सी योजनाएं, वृद्धा पेंशन की योजनाएं हैं, बच्चों के स्कूल के फीसों की योजनाएं हैं, गरीब छात्रों की योजना है, और गांव-गांव में जो आपने बोला पानी पहुंचाने की योजना है, चाहे शौचालय की योजना है, ऐसी हज़ारों योजनाएं हैं जिनका आप पात्रता तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुँचा पाते कि कहीं ना कहीं एक गठजोड़ जो लगातार है वो दिखलाई भी देता है। और आपको भी, हमको सबको पता है, हम उस गठजोड़ को सिर्फ इसीलिए नहीं उठ पाते कि हमारे पास पॉलिटिकल विल की कमी है। पॉलिटिकल जो हमें अंदर, जो हमारे अंदर होना चाहिए, कि विल होना चाहिए, कि हमारे पास नीयत होनी चाहिए, कि हमारी समझ होनी चाहिए, और एक हमें करने का वो ध्येय होना चाहिए कि नहीं, हमें करके दिखाएंगे, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और इस कमी के कारण ही से ये चीज़ें नहीं हो पा रही। और जिस दिन भी कोई भी अच्छा नेता आ जाएगा, वो कमी को दूर करने का, तो 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देखिए 100% प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहता कि कोई सॉल्व कर पाएगा, लेकिन 70-80% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ सीए राजेश्वर पैन्यूली जी हैं और प्रतापनगर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है, भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है और मुद्दों पे ही बात हो रही है कि चुनाव 2022 का आने वाला है और 2022 को लेके ही हम सवाल पूछ रहे हैं। पैन्यूली जी, अब सीधा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं 2022 को लेके? मानते भी हैं या नहीं, या अपने आप को ही मानते हैं कि नहीं मेरी तो जीत तय है? देखिए, प्रतिद्वंदी तो सच बात है बगुड़ा जी, आप एकदम सही आपने शब्द बोला, मैं किसी को नहीं मानता। अगर वो प्रतिद्वंदी इसलिए कोई नहीं है कि वो सब राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर पे आ रहे हैं। अपने आप वो लड़ करके देख लें। मैंने अच्छे अच्छे नेताओं को पिछली बार भी लड़के देखा जिनका ये दावा था कि वो 10,000 20,000 वोट लाएंगे। मैंने उनको देखा वो कितने बुरी तरह फिसलते हैं। तो मैं इन लोगों को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, अपना कोई अपने लेवल पे नहीं मानता। और उसका कारण यही है कि भाई पीछे आपके बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, आपके पीछे वो सहायता दे रहा है, आप उससे जीत करके आप उसके एक तरीके के मुखौटे के जैसे काम कर रहे हो, तो प्रतिद्वंदी आप नहीं है, प्रतिद्वंदी तो हमारा वो है। तो हमारे प्रतिद्वंदी इस टाइम भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो प्रतिद्वंदी एक्चुअल है। और अगर उनमें से कोई राष्ट्रीय पार्टी साथ में खड़ी है या दूर खड़ी है तो हम उनको ही प्रतिद्वंदी मानते हैं। अच्छा, प्रतापनगर में अगर वैक्यूम की बात करें, संभावनाओं की बात करें तो बहुत सारे के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, मतलब ज़्यादातर विधानसभा में से देखने को नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि वहाँ राजनीतिक संभावनाएं ज़्यादा हैं या जीत सुनिश्चित करना आसान है इसलिए ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, या कुछ लोग डम्मी खड़ी कर देते हैं इसलिए कि चलिए वोट कटवाई सही? बगुड़ा जी, आप थोड़ा सा ध्यान देके इस बार जाइएगा तो पूछेगा लाल घाटी किसको कहते हैं। ठीक है, मैं पूछूंगा। ये इसलिए है, वहाँ हमारे दादाजी लगते थे, हमारे गाँव के थे, प्रपूर्णानंद पैन्यूली पहले मेंबर पार्लियामेंट थे, जिसने आज तक का जिनका एकमात्र रिकॉर्ड है जिन्होंने महाराजा टिहरी को इलेक्शन में हराया था। अच्छा। उसके अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं रहा है कि जिसने महाराजा टिहरी को ओरिजिनल मानवेंद्र शाह जी को जिन्होंने हराया। उसके बाद तो विजय बगुड़ा जी ने भी हरा दिया था, जो वर्तमान मानवेंद्र शाह जी हैं, लेकिन उस समय उन्होंने हराया। तो वो ऐसी घाटी है जहाँ अधिकतर लोग जो है बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे, बनारस के उससे पढ़ करके लिख के आए थे, और जिनमें कम्युनिज्म था, जो राजा के अगेंस्ट लड़ते थे। तो उनके जो वंशज हैं वो भी अभी नेता ही हैं। तो ये नेताओं का गुण है, और नेताओं का गुण होना कोई बहुत गलत बात नहीं। इसलिए आप प्रतापनगर में बहुत से काम इतना आसानी से नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें जो एक नेता का एक छाप है वो अभी तक जिंदा है, और इसलिए ज़्यादा लोग लड़ते हैं। लेकिन अब इतने साल हो गए तो अब उस श्रेणी के नेता प्रतापनगर में भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। खास करके जो पिछले इलेक्शन के टाइम तक अधिकतर उस श्रेणी के नेता अब कम हो गए। जीतने हारने की संभावनाएं जैसे बाकी विधानसभा में वैसी सेम उस विधानसभा में भी होती है। लेकिन डमी कैंडिडेट की जहाँ तक आप बात करते हैं, ये तो परंपरा सी बन गई है कि हर आदमी देखता है कि राजेश्वर पैन्यूली मजबूत है तो उसके क्षेत्र का कोई एक आदमी है। भाई है क्या, भाई पहाड़ के लोग बेचारे तो गरीब ही होते हैं, चाहे हमारे गांव को, चाहे आपके गांव को, चाहे किसी भी गाँव नहीं, कहीं के भी गांव का गरीब है। आप उनको 1.5-2 लाख रुपए दे दोगे तो उनको लगता है यार कि 1.5-2 लाख रुपए में 2 साल का खर्चा चल जाएगा, तो ले लो, नाम ही तो देना है, खड़े हो जाओ। अब वो ये नहीं समझ पाता कि वो जो 1.5-2 लाख रुपए के चक्कर में वो खड़ा हो गया है, उससे पूरी जनता का या पूरे क्षेत्र का कितना नुकसान करने जा रहा है। कि जिसने वो 2 लाख रुपए दिए, वो 2 करोड़ रुपए उसी 2 लाख रुपए के कमाने के लिए उसका ध्येय है। तो उस ध्येय के आदमी को आप जाने अनजाने उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। तो चलिए, बहुत लंबा समय का आज इंटरव्यू हमारा हुआ है, बहुत सारी की बातें हैं जो अभी करनी बाकी हैं। तो समय समय पर प्रतापनगर विधानसभा को लेके जितने भी हमारे पास व्यूअर्स हैं जो लगातार वहाँ से हमें कॉल करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, लगातार उस क्षेत्र से जो भी 2022 को लेके चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे हम बातचीत करते रहेंगे और आपकी समस्याओं को लेकर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। तो पैन्यूली जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपके पर्वतवाणी का भी, सबका, आपके पूरे स्टूडियो में जितने भी आपके साथ हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबका एहसानमंद हूँ कि प्रतापनगर जैसे दूरस्थ इलाके की बातें आप उठाते हैं और आप खुद भी उस क्षेत्र में गए, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। अधिकतर लोग तो उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते, लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था उस क्षेत्र में नहीं रखना चाहते। हम तो सबको कहते थक गए कि जी देखो, इस डैम से 200 करोड़ रुपये को जो है फ़ायदा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। इस 200 करोड़ में से अगर स्टेट गवर्नमेंट ईमानदार हो जाए, 100 करोड़ रुपये लगा दे, तो उस क्षेत्र में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी या संस्कृत यूनिवर्सिटी खोल सकती है, जिससे उस क्षेत्र का वास्तव में जो टिहरी डैम के कारण से नुकसान हुआ उसकी कुछ भरपाई हो सकती है। धन्यवाद।
चलिए, ये राजेश्वर पैनोली जी थे और हमारा वादा है हम बहुत जल्द प्रतापनगर क्या पूरी उत्तराखंड की हर विधानसभा में पहुंचने की हमारी कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी। तो तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।